नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अरुण कुमार वैश्य ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज से मैं एसोसिएटेड हूँ। और मैं आप लोग का सबका, दवे साहब का, प्रिंसिपल साहब का, सुदर्शन जी का और सबका आज इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में कि हम लोग हर साल 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे सेलिब्रेट करते हैं और उसी कड़ी के अंदर हम पहले हफ्ते को, अगस्त के पहले हफ्ते में बोन एंड जॉइंट वीक के बारे में बताते हैं। हर साल हम लोग हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। इस बार हमारा जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारी जो एसोसिएशन है, जो आईओए के नाम से जानी जाती है, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, उसके अंदर में जो स्टेट की ब्रांच आती है वो राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन है। चूँकि मैं राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ तो और भी ज़्यादा मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं, जो हमारा थीम इस बार आईओए का इस वीक के लिए जो बना था वो सेव वन सेव सेल्फ था। तो सेव सेल्फ में तो हमने जो है अपने जो डॉक्टर्स के ऊपर केंद्रित किया है कि चूँकि कोरोना के हिसाब से आप देखेंगे तो हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहे और उसी को लेके उन्होंने अपना सेल्फ बनाया, जिसके अंदर ये करा है कि जो डॉक्टर्स हैं अपने आप पे कैसे, अपने आप को कैसे अपार्ट फ्रॉम वर्क कैसे अपने आप को खुश रखें, कैसे बैलेंस करें। तो इसके लिए भी हमने कई सारे लेक्चर्स रखे हैं, जिसके अंदर हमने ये रखा है कि बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल हेल्थ, जो डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं समझते हैं कि पैसा तो कमाना जानते हैं या पैसा कमा लेते हैं लेकिन कैसे पैसे को मैनेज करना है वो नहीं आता है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेस बस्टर्स। हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हमारे को स्ट्रेस बस्टर्स के नाम पे कुछ नहीं आता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथी चीज़ है जो कार्डियक हेल्थ। तो हम पूरा इन टोटल ग्लोबल वे में हम कवर करना चाह रहे हैं कि कैसे हम एक डॉक्टर को बचा पाएँ और कैसे हम एक आदमी को भी, इंसान को भी। तो सेव सेल्फ में तो हमने अपने पे केंद्रित किया है और सेव वन में जो हमारा केंद्रित है वो ये है कि हम 1 लाख सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे, एनजीओज, पुलिस पर्सनल्स या जो भी इंटरेस्टेड हैं सबको हम ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो हम BLS की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में हमारा जो हमारा एम है वो ये है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उस समय जो हेल्प मिलनी चाहिए वो हम आज इस टॉक के द्वारा आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। तो कैसे हम किसी मरीज को, किसी कैजुअल्टी को, किसी विक्टिम को कैसे हम वहाँ पर कुछ दे पाएँ। ज़रूरी नहीं है आपके पास, हो सकता है मेडिकल एड पहुँचे टाइम पे, मेडिकल एड पहुँचेगी जब तक पहुँचेगी, लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं वो आज मैं इस मंच से और आपके स्कूल के द्वारा मैं सारे बच्चों को जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को सबकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ और सिखा पाऊँ वर्चुअली कि क्या करना चाहिए। मैं अब शुरू करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। तो मैं अब आपको पहले PPT बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो भी दूँगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आईओए का इस बार का थीम है सेव सेल्फ सेव वन। तो उसके अंदर हमने ये करा है कि सेव वन में हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं BLS में। BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए किस सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ये सपोर्ट जो है एक विक्टिम को, एक एक्सीडेंट जिस आदमी के, इंसान के हो चुका है, जो कैजुअल्टी में है, जो सड़क पे है, उसको हम कैसे सपोर्ट कर पाएँ जिससे उसकी जान बचाई जा सके या हम उसको सेफली हॉस्पिटल तक, जब तक ये एम्बुलेंस आए, जब तक हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें। नेक्स्ट, ये हमारी पूरी टीम है जो ऑल ओवर इंडिया पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाली राजस्थान के लेवल पे काम चल रहा है, ये हमारे पूरे नेशनल लेवल पे काम चल रहा है। और इसमें ये हमारे सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं ये लोग सब हमें हेल्प कर रहे हैं।
और राजस्थान में चूंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई है। ये मंजर बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में, आप अक्सर देखेंगे। अभी चूंकि बारिश का सीज़न है, फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है, गाड़ियों का विजिबिलिटी कम हो गई है, गाड़ियों के एक्सीडेंट। सो इसके अलावा भी चूंकि हमारी रोड्स इतनी अच्छी भी हो रही हैं और फास्ट भी हो रही हैं, गाड़ियाँ भी ऐसी आ रही हैं जो स्पीड्स 100 के ऊपर चल रही हैं। तो पहले तो एक्सीडेंट होते थे चूंकि रोड्स अच्छी नहीं होती थी, अब एक्सीडेंट्स होते हैं हाई वेलोसिटी की वजह से। आज गाड़ियों की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होता है। तो इस तरीके के मंजर हमें अक्सर हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि हिंदुस्तान पॉपुलेशन वाइज तो वैसे ही बहुत सबसे काफ़ी बड़ा हो गया, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है, पर एक्सीडेंट्स के मामले में अगर आप देखें तो हम लोग पर ईयर 2019 के हैं ये, और पर ईयर हमारे यहाँ 4,49,000 एक्सीडेंट्स होते हैं करीब करीब, और उसमें से करीब 4,51,000 लोगों को चोट लगती है। और इसमें से करीब 1.5 लाख लोग अपनी लाइफ को गंवा देते हैं। और ये जो 1.5 लाख लोग हैं उनमें से मैक्सिमम हमारे 18 से 45, ये यंग, जिसकी हम जिस पे हम गर्व करते हैं, हिंदुस्तान पे गर्व इसलिए करते हैं क्योंकि यंग है ये। हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस ग्रुप की है, और उसमें से 1.5 लाख को हम लूज़ करते हैं। तो ये जो 1.5 लाख मर गए हैं उनके घर वालों का सोचिए, उनकी फैमिली का सोचिए। तो इसकी वजह से कितना रेवेन्यू लॉस होता है हिंदुस्तान को, कितना मैन पावर लॉस होता है हिंदुस्तान को, ये हमें आज सोचना पड़ेगा। तो ये सोच के ही हमने आज आपके सामने ये जो हम पीपीटी लेके आए हैं उसी पे मैं बात करना चाहूँगा। क्यों होते हैं? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हैं, हम अपनी जिम्मेवारी कभी समझते ही नहीं हैं। हमको कहा गया है, हम पर फोर्स लगाते हैं, पर लेकिन हम फिर भी नहीं समझते हैं। सरकार ने एक नियम बनाया कि हर 2 व्हीलर पे चलने वाला एक हेलमेट पहनेगा, पर वो हेलमेट पुलिस वाले को दिखाने के लिए पहनता है। वो घर से निकलता जब नहीं पहनता, वो रोड पे देखता है कि यहाँ पुलिस वाला खड़ा है तो तभी हेलमेट वो लगा लेता है और फिर उतार देता है। ये सही नहीं है। हेलमेट आपकी पर्सनल सेफ्टी है, पुलिस वाले की, सरकार की सेफ्टी के लिए नहीं है, तो हम हेलमेट नहीं पहनते हैं। उसी तरीके से हम सीट बेल्ट्स नहीं लगाते। कार में सीट बेल्ट्स किस लिए हैं? शायद मेरे को लगता है कई लोगों को पता ही नहीं है सीट बेल्ट सोचते हैं सीट बेल्ट फालतू बांधनी। सीट बेल्ट से बहुत सेफ्टी होती है। जब आप क्रैश करते हो, आप एक्सीडेंट होते हो, तो आप आगे की तरफ पुश करते हो, बिकॉज आप एक सिटिंग पोजीशन में हो, लेकिन कार मूव कर रही है आपकी। जब सडनली कार स्टॉप होती है तो आप मूव कर जाते हो। जब आप मूव करते हो तो आपका हेड जो है सीधा स्टीयरिंग पे बैंग करेगा, या आप बिल्कुल सीधा जो है खिड़की से बाहर जाओगे या विंडो उसके फ्रंट मिरर से बाहर जाओगे। तो उसको रोकने के लिए ये सीट बेल्ट लगी है। प्लस कई बार स्टीयरिंग भी सामने आता है तो उसके लिए वो लोग एयर बैग्स देते हैं और इसलिए देते हैं। तो ये जो सीट बेल्ट लगाई है वो आपकी सेफ्टी के लिए है, पुलिस की और सरकार की सेफ्टी के लिए नहीं है। उसी तरीके से हम जो लाइंस बनी हुई हैं, स्टॉप लाइंस हैं, सिग्नल्स हैं, ये सब इसलिए हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल हो सके, इसलिए है कि ट्रैफिक स्मूथ हो सके, पर हम लोग इन सब को जंप करते हैं। हमारे यहाँ जब किसी को लाइसेंस मिलता है तो आई डोंट थिंक हम ये जो रूल्स सिखाए जाते हैं, हम इन रूल्स को किसी तरीके से फॉलो करते हैं। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे काफ़ी एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत कॉमन होता है। क्रॉस रोड्स, जहाँ पे 4 रोड क्रॉस हो रही हैं या चौराया है, वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कोई स्पीड अप करता हुआ आ रहा हो, हम भी स्पीड अप कर रहे हैं और हम रुक नहीं रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं। ये गैप इन मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं जिस पे हाईलाइट करना चाहूँगा। आप अक्सर देखते हो डिवाइडर्स होते हैं। डिवाइडर्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हम इस रोड से इस तरह यूँ ट्रांसफ़र नहीं हो, हम उसको राउंड अबाउट होके आएँ या यू टर्न लेके आएँ। लेकिन जोधपुर में भी ये देखने को मिलता है, लोग बीच की रोड पे से ही चलने लग जाते हैं, बीच की रोड पे से ही गाड़ी निकाल लेते हैं, बीच की रोड पे से ही वो क्रॉस कर लेते हैं। तो जो इधर से आ रहा है या सामने से आ रहा है उसको नहीं पता सडनली कौन आ जाएगा, एंड सडनली आने से फिर यू मीट विद एन एक्सीडेंट। सो वन शुड फॉलो ऑल दीज रूल्स, टर्न पे, राउंड अबाउट्स पे, और जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग्स तो हर रोड पे आप देखोगे आजकल जेब्रा क्रॉसिंग है। जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए होती है कि आप उस जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुको, और उस क्रॉसिंग पे वो जो पेडेस्ट्रियल वाला, जो पैदल चलने वाला जो आदमी है, वो उसके लिए है।
हम लोग रुकते नहीं हैं, हम उसको देखते हैं वो कैसे जल्दी से हटे और हम निकलें। तो ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होना कॉमनली होते हैं, लेकिन हमको इन एरियाज़ को, ग्रे एरियाज़ हैं, हमको इनको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो। तो एम ऑफ ट्रेनिंग इज़ सेव वन, और आप ही पहले इंसान हो सकते हो जो एक्सीडेंट साइट पे पहले पहुंचो और उसको रिस्पॉन्ड करो और उसकी शायद मदद कर सको। और वो जो एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है आपका जान पहचान वाला ना हो सकता है वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है आपका मिलने से मिलने वाले का हो, तो शायद आप एक देवदूत बन के उसकी मदद कर सको। वो कौन है हमको नहीं पता, पर हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। हम उसकी मदद करेंगे तो शायद हम उसकी फैमिली को बचा पाएँ, उसकी फैमिली के अर्निंग मेंबर को बचा पाएँ, इस देश की रेवेन्यू बचा पाएँ, इस देश के मैन पावर को बचा पाएँ। और ये करने से क्या हो, इसको करने से आप सोचोगे कि मैं इसकी मदद करूं, मैं क्यों मदद करूं, मेडिकल एड आएगी, एम्बुलेंस वाला आएगा, डॉक्टर आएगा, नर्सिंग स्टाफ आएगा तो ही मदद करेंगे। नहीं, आप उनका वेट मत करिए, आप तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए कूद जाइए। नेक्स्ट, एक 2019 में MV अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके अंदर ये गुड स्मैरिटन उन्होंने निकाला है। इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर रोड पे एक्सीडेंट के अंदर किसी की मदद करता है तो आपसे कोई पुलिस वाला सवाल जवाब नहीं करेगा, आपका फ़ोन नंबर नहीं नोट करेगा, आपको कोई हियरिंग्स पे नहीं बुलाएगी, आपको कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप उसकी मदद करिए। ये रूल पहले नहीं था, पर लेकिन अब ये रूल आ गया है तो हमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पुलिस वाला आपको तंग नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला आपका नंबर नहीं नोट करेगा, कोई आपको एज विटनेस नहीं बुलाएगा। यू हैव टू जस्ट हेल्प दैट पेशेंट, दैट कैजुअलिटी, दैट विक्टिम, दैट पर्सन। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट एड में काम आती हैं, जिसके अंदर मैंने लिस्ट है, बैंडेज है, कॉटन रोल है, टेप है, बीटाडीन है, सेवलॉन है, ग्लव्स हैं, कॉटन क्लॉथ है, सेफ्टी पिन्स हैं। ये आजकल नॉर्मली सारी हम जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, सब में थोड़ा कुछ ना कुछ आता है। आप खोल के देखेंगे तो सब में मिलता है, हालांकि सारा लिस्ट नहीं आती है, पर कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं यहाँ पर ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप मदद कर सकते हो, तो भी आप मदद कर सकते हो। आप कोई एक पीस ऑफ अखबार पड़ा है, आप उससे उसको लगा के उसकी ब्लीडिंग रोक सकते हो। उस अखबार को आप एज अ स्प्लिंट, एज अ सपोर्ट, जो फ्रैक्चर हुआ है उस पर उसको बांध सकते हो। आप कोई कपड़े से उसकी ब्लीडिंग रोक सकते हो, आप अपने हाथ से उसकी ब्लीडिंग रोक सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको कुछ चाहिए, आप एक रस्सी वहाँ से मिल जाएगी, उससे पकड़ सकते हो। कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल सकता है आपको, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा मिल सकता है आपको। जो एक्सीडेंट सीन है उस साइड पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी आप फिर भी मदद कर पाओगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों का वेट करो। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोशिश करिए, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढिए और उसकी मदद करिए। क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक्सीडेंट साइट पे पहुंचते हो तो सबसे पहले मोबाइल निकालिए अपना या उसका मूल्य निकालिए और पुलिस को फ़ोन करिए, अपनी फ्रेंड को फ़ोन करिए, एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, एक मदद ज़रूर बुलाइए, क्योंकि आप अकेले शायद नहीं कर पाओ, इसलिए आपको एक मदद तो बुलानी ही चाहिए। नहीं बुला पाओ तो अलग बात है, बट यू शुड कॉल, ठीक है ना। सेकंड, CPR, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। फिर अगर ये एम्बुलेंस आ जाती है तो एम्बुलेंस के द्वारा जो नर्सिंग कर्मी है वो करेंगे, और फिर ट्रांसपोर्टेशन है। अब BLS क्यों करनी चाहते हैं हम, BLS से हमें क्या एडवांटेज है, क्यों हम BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट देना चाहते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन से चलती है। आप लोगों ने पिछले कोविड टाइम में यू मस्ट हैव सीन दैट एवरीबडी वॉज रनिंग लेफ्ट एंड राइट, हियर एंड देयर फॉर ऑक्सीजन। सो हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज लाइफ लाइन ऑफ एवरीबडी. So if oxygen does not reaches to your brain within 3 to 5 minutes, maybe possibly we may lose this man, we may lose this casualty, we may lose this victim. So oxygen is the most important part of your body which can make you live. So oxygen supply करना बहुत ज़रूरी है. और ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करेंगे वो हम BLS की ट्रेनिंग में सीख रहे हैं.
अब हमें क्या करना है जब आप किसी डेंजर साइट पे पहुंच जाते हो, किसी एक्सीडेंट साइट पे पहुंच जाते हो, तो हमें क्या करना है वो हम बताओ। अभी मैं आपको सारा थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। ये चीज़ें आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। DRS ABCD, अगर सिंपल सा याद करना चाहते हो तो डॉक्टर्स ABCD, डॉक्टर्स ABCD। डॉक्टर्स में DRS, D मतलब डेंजर। डेंजर का क्या मतलब है? कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो वो डेंजर एरिया में ही पड़ा है, या तो वो बुशेज़ में पड़ा है, या वो नाले में पड़ा है, या मेन रोड पे पड़ा है, या वो पत्थर में पड़ा है, या गाड़ी में फंसा हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अ सेफ एरिया, ये डेंजर एरिया है, उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। उसको वहाँ से निकालिए और उसको एक सेफ़ जगह पे ले जाइए। तो सबसे पहले डेंजर एरिया से उसको सेफ जोन में ले जाके रखिए। सो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। देन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब आपको उसको पूछना पड़ेगा, भाई क्या नाम है, सांस आ रही है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या मोबाइल नंबर है, क्या करते हो, होश ठीक है, कैसे हुआ। मतलब आप उससे एक रिस्पॉन्स लोगे, उससे बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी ठीक है, चल रहा है। तीसरी चीज़ आती है शाउट। शाउट का मतलब यहाँ चिल्लाना नहीं है, पर आप हेल्प मांगने की बात कर रहे हैं। बेसिकली आप किसी से कॉल कर सकते हैं, कोई आपका दोस्त कहीं आसपास रह रहा हो, कोई गाड़ी वहाँ से निकल रही हो, आप उसको रोक सकते हैं कि आप मेरी मदद करिए। आपको मदद क्यों चाहिए? क्योंकि BLS की जो आप CPR करोगे वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक हेल्प ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो आपको ABCD करना है। ABCD में पहले ये देखना है कि उसको सांस आ रही है नहीं आ रही है, उसका एयरवे खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, वो सही से ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका सर्कुलेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है ना। फिर फाइनली डिफिब्रिलेशन है। ये जो चीज़ है डिफिब्रिलेशन, बेसिकली जब आपके पास एम्बुलेंस आ जाता है या लाइफ सपोर्ट आ जाता है या कोई मेडिकल एड आ जाती है, तब ये पॉसिबिलिटी होती है। अब हम सबसे पहले बात पे आते हैं डेंजर एरिया। जैसे मैंने आपको बताया DRS, तो 1 by 1 वील डिस्कस दिस। DRS में डेंजर एरिया से शिफ्ट करना है, तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस आदमी को जहाँ भी वो है उसको एक सेफ जोन में ले जाना है। नेक्स्ट, उससे हम रिस्पॉन्स, उसको हम ये पूछ रहे हैं कि वो समझता है कि नहीं समझता है, उसको पहचान है, क्या टाइम हुआ है, कहाँ हो, क्या नाम है, ये हम इस स्लाइड के दौरान दिखाएं। वो रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो हमें CPR की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैजुअल्टी, कोई भी व्यक्ति या विक्टिम जो है या पेशेंट है, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर वो सांस ले रहा है, तो उसको CPR की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है सबके साथ जाके आप डब 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 आपने CPR उसी को करनी है जो सांस नहीं ले रहा है, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। फिर हेल्प मांगनी है आपको। हेल्प आप अपने फ्रेंड से मांगेंगे, आप फ़ोन करेंगे, अपने रिलेटिव को फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे। नेक्स्ट, रिकवरी पोजीशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो पेशेंट है या ये जो विक्टिम है, ये जो कैजुअल्टी है, ही इज़ ओके, ही इज़ ब्रीदिंग, तो उसको एक रिकवरी पोजीशन में लानी है। रिकवरी पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहाँ पर वो आराम से सांस ले सके। अगर कोई पेशेंट या कैजुअल्टी सीधी लेटी होती है और वो होश में कम होता है, तो चूँकि आपका जब होश कम होता है, जैसे हम सोते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो आप देखोगे कि आप स्नोर करते हो, आप खर्राटे लेते हो। तो खर्राटे क्यों लेते हो आप? क्योंकि आपकी टंग फॉल कर जाती है। आप जब सीधे लेटे हो तो आपकी जो ज़बान है, आपका जो यूवुला है और जो माउथ के अंदर जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारी सांस की नली के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो सांस की नली को बंद करते हैं। पर सांस तो लेनी है, तो जब वो सांस निकलती है और बाहर आती है तो वो उसको हटाते हुए और घुसते हुए करती है। तो दैट इज़ वाई वी स्नोर, तभी हम खर्राटे लेते हैं। तो वो जो खर्राटे लेते हैं बेसिकली इस वजह से लेते हैं क्योंकि सीधे लेटे हैं और रिलैक्स पड़ा है तो हमें उसको रिकवरी पोजीशन में डालना है। अब रिकवरी पोजीशन में कैसे डालते हैं हम उसका, अगर हम कहीं से भी कर सकते हैं। हम लेफ़्ट में खड़े हैं या राइट में खड़े हैं। सपोजिंग हम इसके लेफ़्ट में खड़े हैं तो उसका जो लेफ़्ट हाथ है वो एकदम ऐसे साइड में ले जाकर और ऐसे रखेंगे जिससे उसका पाम जो है ऊपर को स्काई को फेस करेगा, और दूसरा हाथ उसके चिन के पास में यहाँ ला के रखेंगे और उसका शोल्डर और उसकी बॉडी एक लकड़ी की तरह उसको पूरा घुमाएंगे।
ऐसा नहीं है कि पहले हमने ये घुमाया और फिर ये घुमाया। हो सकता है उसके गर्दन में फ्रैक्चर हो सकता है उसकी कमर में फ्रैक्चर हो सकता है कहीं और फ्रैक्चर हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको नुकसान दे सकते हैं। तो आपको ईज पोजीशन में, रिकवरी पोजीशन में डालने के लिए उसको टर्न करना पड़ेगा। टर्न करने के लिए उसका जो एक हाथ है, जो जिस जगह आप बैठे हो, उसको आप फ्लैट कर दें और दूसरा हाथ भी उसके पास ला के लिटा दें और उसको टर्न करा दें। ये करने से टंग फॉल नहीं होगी और सांस उसकी ठीक आएगी, और जब तक एड आती है तब तक उसको उस पोजीशन में रखें। नेक्स्ट, ये जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, अब आप देखिए उन्होंने दूसरा हाथ भी उसके चिन के वहाँ रखा और उसके घुटने पे हाथ रखा। अब कूला और शोल्डर एक साथ ले जाएंगे वो, और वो टर्न कर दिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी, अगर ये पेशेंट सांस नहीं ले रहा, बोल नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अब आपको सीपीआर करना है। इसका मतलब अब ये गड़बड़ में है और आपको इसका सीपीआर करना है। नेक्स्ट, सीपीआर में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये CAB, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। कंप्रेशन का मतलब है हमें उसकी छाती को दबाना है। हमें उसकी छाती को कितना दबाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी छाती को हमें 4 से 5 सेंटीमीटर तक दबाना है। ऐसा नहीं कि जरा सा दबा दिया आपने, ऐसे कर दिया उससे ठीक होगा, नहीं। उसको दबाने का भी एक तरीका होगा। आपको दोनों अपने हाथ जो हैं ऐसे इंटरलॉक करने, अपने जो एल्बोज हैं एकदम स्ट्रेट करने हैं। पहले तो नील डाउन करना है, बिल्कुल जो कैजुअल्टी है उसके बिल्कुल पास में आप नील डाउन करेंगे और उसको स्ट्रेट लेटाएंगे। जो विक्टिम है या कैजुअल्टी है उसको स्ट्रेट लेटाएंगे और उसका ये कपड़े खोल के और उसके ऊपर आप इंटरलॉक करके उसके सेंटर ऑफ चेस्ट में आप उसको पंप करेंगे। ये कंप्रेशन करेंगे। ये कम से कम आप 30 बार करेंगे। 1 मिनट में 100 से 120 बार करेंगे। तभी मैंने आपको कहा था कि हमें दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ सकती है। इतना करेंगे आप 1 मिनट में। 60 सेकेंड में यू हैव टू डू इट अराउंड 100 to 120 टाइम्स, एंड आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस यू हैव टू गिव अ ब्रीदिंग 2 टाइम्स। सो दैट कैन बी विद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग और माउथ टू नोज ब्रीदिंग। तो हाँ, ये सेकेंड जो है वो एयरवे। तो एयरवे कैसे होगा, तो हम ब्रीदिंग देंगे उसको। कंप्रेशन किया, ब्रीथ दिया, कंप्रेशन किया, ब्रीथ किया। और बी, एयरवे हमने मेंटेन किया, उसका चिन उठाएंगे और हम उसकी एयरवे मेंटेन करेंगे। थर्ड जो है ब्रीदिंग करेंगे। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंप्रेशन, एयरवे हम कैसे मेंटेन करेंगे, एयरवे का मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी हमें चिन उठानी पड़ेगी या हम नेक के नीचे हाथ रखेंगे और उसकी नेक जो ऐसे करेंगे जिससे जो टंग पीछे गिरी हुई है वो टंग वापस अपनी जगह पे आ जाए और वो जगह बना दे। जो ऑब्स्ट्रक्शन टंग ने किया हुआ है या जो माउथ के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं वो उन्होंने जो रुकावट डाली है वो हट जाते हैं। और थर्ड चीज़ जो है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, माउथ टू नोज ब्रीदिंग देनी है। नेक्स्ट, ये इसमें दिखाया है हमने कि कैसे, ये देखिए आप, इसमें जो एड पहुंची है या जो आदमी है वो नील डाउन होके कैजुअल्टी के बिल्कुल पास में या विक्टिम के पास में, पेशेंट के पास में लेट गया और सेंटर ऑफ द चेस्ट के बीच में, सेंटर, आपको हार्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो इसमें कोई स्पेशल काम नहीं है, हार्ट की तरफ देखना नहीं है। कपड़े हटाए यहाँ से, बीच में देखा, आप शुरू होना है आपको। यहाँ मैं अगेन हाईलाइट करूँगा, CPR उसी को करना है जो सांस नहीं ले रहा है, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए कैसे इसने इंटरलॉक किया और कहाँ उन्होंने हाथ रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है हार्ट आपका यहाँ होता है कहीं, पर इसने हार्ट, ये जो हाथ रखा है बिल्कुल सेंटर में रखा है। और कितनी बार करना है, 100 से 120 बार, 4 से 5 सेंटीमीटर दबने चाहिए और इक्वल कंप्रेशन और रिलैक्सेशन होना चाहिए। और बीच बीच में हमें उसकी पल्स देखनी है, बीच बीच में हमें उसका माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देनी है। नेक्स्ट, अब एयरवे कैसे मेंटेन करेंगे। कंप्रेशन तो कर लिया अपन ने, एयरवे कैसे करेंगे। एयरवे को, उसका एयरवे कैसे, मतलब ब्लॉकेज जो हुआ है, जो भी सांस लेने में रुकावट दे रहा है उसको हमें हटाना है। उसके 2 तरीके हैं। एक है कि उस आदमी को फ्लैट लेटा रखा है आपने, या जो भी पेशेंट है, कैजुअल्टी है, उसको फ्लैट लेटा रखा है और एक हाथ आपने उसकी गर्दन के नीचे से डाल के उठा दिया। जब आप ये उठाओगे तो उसका एयरवे खुल जाएगा। और दूसरा हाथ जो है उसके फोरहेड पे रखोगे और वापस नीचे की तरफ खींचोगे। तो इसको करने से ये जो ऐसा था वो अब नीचे चला गया, तो आपका ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे अंदर की तरफ वो खुल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वो था हेड टिल्ट, दूसरा है चिन लिफ्ट। एक तो हेड टिल्ट कर दिया, हेड को आपने पीछे ले गए। दूसरा है चिन लिफ्ट। चिन लिफ्ट में क्या होता है, हम जो ठोडी है उसको उठा लेते हैं। जब आप
रिलैक्स्ड होते हो। आप देखो कभी भी आप सो रहे होगे तो आपका ये ड्रूप कर जाता है, आप बैठे बैठे सोओगे तो ये ड्रूप कर जाता है, ड्रूप मतलब लटक जाता है। तो आप ये जब लटकता है तो वही पीछे की तरफ आपके सब रुकावट आ जाती है। तो जैसे ही आप चिन को उठाओगे आपका एयरवे खुल जाएगा, और दूसरा हाथ तो आपका जो है हेड पे जाएगा ही जाएगा। तो आप इधर से देखिए, नहीं बैक, इसमें चिन को उठा रखा है और इस हाथ से उसने हेड को दबा रखा है। अगेन ये एयरवे खोलने का तरीका है। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके अंदर हम उसका जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट, कई बार ये सब करने के बाद भी मरीज सांस नहीं ले पाता है, या आप देखोगे खड़खड़ाहट आ रही है, तो इसका मतलब कि अंदर ही कुछ अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। अब अंदर कैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? उसका सलाइवा, उसका थूक, उसका ब्लड, कोई दांत टूट गया, या वो सुपारी खा रहा था, या वो पीनट खा रहा था, या वो कुछ खा रहा था, वो अंदर अटका पड़ा है। तो आपको उसका सिर जो है, हेड जो है साइड में करोगे, मुंह खोलोगे और 2 उंगली से उसकी सफाई करोगे। कुछ नहीं, अंदर डालिए और निकाल दिया, तो आपको देखोगे कि उसके अंदर से खून आ जाएगा या ब्लड जो है वो आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये हटाओगे, आपने लार देखी होगी, सलाइवा बहुत स्टिकी होता है वो, और खून भी ऐसा है थोड़ी देर बाद जम जाता है। तो जब आप निकालोगे तो एयरवे फिर खुल जाएगा। तो ये जो तरीके हैं एयरवे खोलने के तरीके हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, और ये सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मेडिकल लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, फिर अब आपको जब आपने करा तो अब आप देखिए कि क्या ये सांस लेने लग गया कि नहीं लग गया। कैसे पता लगेगा आपको? आप देखोगे, देखना क्या है, छाती देखनी है उसकी, छाती ऊपर नीचे हो रही नहीं हो रही है। हम देखते ना कि सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, तो उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही है। तो लुक फॉर हिज चेस्ट दैट इज़ राइजिंग एंड फॉलिंग। देन लिसन, सुने कान से, आपके कान सुनते हैं, उसकी अपने कान उसके नाक के पास ले जाइए। ब्रीदिंग करेगा तो आपको आवाज़ आएगी, उसकी सांस जो है वो सुनाई देगी आपको। देन फील, आप कई बार अपने हाथ रख के भी मरीज़ की नाक के पास हाथ रखें, मुंह के पास हाथ रखें, या अपना गाल रखें। ये क्या सेंसिटिव एरियाज़ हैं हमारे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। तो लुक, लिसन एंड फील, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो विक्टिम है, जो कैजुअल्टी है, ये सांस ले रही है नहीं ले रही है। तो अगर कोई भी सांस ले रहा है तो हमें CPR नहीं करनी है, हमें उसको रिकवरी पोजीशन में डालना है, जैसे मैंने दिखाया था, करवट लेके रखना है उसको, और मेडिकल एड के लिए वेट करना है। और अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो हमें ये करना है, आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशन गिव 2 ब्रेथ्स। 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार उसको सांस देनी है। मैं बताऊंगा कैसे देनी है। नेक्स्ट, ये कब तक करना है? ये तब तक करना है, CPR तब तक करना है जब तक वो खुद सांस नहीं लेने लग जाए या आपके पास मेडिकल एड नहीं आ जाए। अब सांस कैसे देंगे? सांस देने के भी 2 तरीके हैं, या तो माउथ टू माउथ करेंगे या माउथ टू नोज़ करेंगे। आप अपने खुद के अंदर लंबी सांस लेके सांस भर लीजिए, उसकी नाक को पिंच कर लीजिए, उसके होंठ खोल लीजिए और अपने होंठ उसके मुंह पे लगा दीजिए, और जितनी एनर्जी आपके अंदर है उस एनर्जी के साथ उसके अंदर जो है हवा फेंकिए। जब आप ये कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि उसका चेस्ट उठ रहा होगा। हो सकता है इस दौरान आपने जो हवा, जो आपने जो ऑक्सीजन जो अपने मुंह से दी है वो उसके पेट में भी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि वो लंग्स में नहीं जाके उसके पेट में चली जाती है, तो वो पेट फूल जाता है। अगर आपको लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ अनदर मेथड which is known as, this is mouth to mouth breathing, and then second is next mouth to nose। तो 2 तरीके हैं, एक माउथ टू माउथ है जिसके अंदर हम नाक को पकड़ेंगे, मुंह खोलेंगे, अपने मुंह से पूरी सांस देंगे। दूसरा तरीका है जब आपको लगता है कि रुकावट है, मुंह में देने से जा नहीं रहा है, कोई खून की वजह से है या उसके पेट में वो हवा जा रही है, आप उसका मुंह बंद कर दीजिए, पूरा चिन उठा लीजिए, मुंह बंद कर दीजिए, सांस भरिए और उसकी नाक के ऊपर अपने होंठ लगाइए और पूरी ज़ोर से जितनी आप में एनर्जी है पूरी सांस जो हवा है या ऑक्सीजन है वो उसके दे दीजिए। जब आप ये करेंगे तो अगेन आप राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट देखेंगे। सो देयर आर 2 ways टू गिव ऑक्सीजन टू द कैजुअल्टी, दैट इज़ वन इज़ माउथ टू माउथ, द अदर इज़ माउथ टू नोज। नेक्स्ट, कैसे करना है वो बताया मैंने उसके अंदर। अब ये कब करना है? CPR ये आपको चालू रखना है, कंप्रेशन चालू रखना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग चालू रखनी है, कोई चोकिंग है तो उसको हटाना है,
और ये कब तक करना है? जब तक आपके पास मेडिकल एड नहीं आ जाए, जब तक आपकी कोई हेल्प नहीं आ जाए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ये तो हमने CPR कर लिया। अब आपको पता लग गया कि मैंने इसकी